Hello everyone. Welcome to For Nurses Preparation YouTube channel. I'm Neeraj Kumar Kathal. Today is 31st January 2022 and today's important points for upcoming nursing recruitment exams are: first point, main storage site of iron is liver, spleen and bone marrow. हमारी बॉडी में आयरन मुख्य रूप से लीवर, स्प्लीन और बोन मैरो में स्टोर्ड रहता है. स्टोरेज फॉर्म ऑफ आयरन आर फेरेटिन एंड हीमोसाइड्रिन. याद रखिएगा, हमारी बॉडी में आयरन जो है दो फॉर्म्स में स्टोर्ड रहता है, फेरेटिन और हीमोसाइड्रिन फॉर्म में. नेक्स्ट पॉइंट, मेन स्टोरेज फॉर्म ऑफ आयरन इज फेरेटिन. अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे ज़्यादा आयरन किस फॉर्म में स्टोर्ड रहता है तो आप बताएंगे फेरेटिन. और याद रखिएगा, इसी वजह से आयरन के लेवल को चेक करने के लिए सबसे ज़्यादा हम फेरेटिन का ही चेक करवाते हैं. ट्रांसपोर्टेशन फॉर्म ऑफ आयरन. हमारी बॉडी में आयरन की ट्रांसपोर्टेशन फॉर्म होती है ट्रांसफेरिन. नेक्स्ट, फॉर गिविंग एनीमा lubricate the tip of rectal tube about 2 to 4 inches from the tip. It will helpful in easy insertion of the tube. जब भी किसी पर्सन को आपको एनीमा लगाना होता है तो आपको एनीमा कैन की जो ट्यूब है, रेक्टल ट्यूब है, उसके टिप को लगभग 2 से 4 इंच तक लुब्रिकेट करना होता है ताकि जो ट्यूब है इजीली इंसर्ट की जा सके. For cleansing enema, the height of enema can from the anus should not be above 45 centimeters or 18 inches. जब भी आप किसी पर्सन को क्लींसिंग एनीमा लगाते हैं तो उस पर्सन में जो एनीमा कैन है उसकी ऊंचाई पेशेंट के एनस से 45 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए. 45 सेंटीमीटर कह दीजिए या 18 इंचेस कह दीजिए. इससे ज़्यादा हाइट पर यदि आपने एनीमा कैन लगाया तो पेशेंट में प्रॉब्लम हो सकती है, डिस्कम्फर्ट हो सकता है. फॉर रिटेंशन एनीमा, द हाइट ऑफ एनीमा कैन शुड नॉट बी अबव 20 सेंटीमीटर्स और 8 इंचेस फ्रॉम द एनस. अब याद रखिएगा, अगर आप रिटेंशन एनीमा लगा रहे हैं यानी ऐसा एनीमा लगा रहे हैं जो क्लाइंट की बॉडी में काफ़ी समय तक रुकने वाला है, रिटेंड करने वाला है, तो इस प्रकार के एनीमा कैन की ऊंचाई या हाइट 20 सेंटीमीटर या 8 इंच से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए. आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इम्पॉर्टेंट है. एनीमा कैन का बेसिकली मतलब है एक ऐसा पॉट जिसके अंदर हम एनीमा का सॉल्यूशन रखते हैं. दिस इज एनीमा कैन एक्चुअली. Diagnosis of measles is based on the typical rash and Koplik spot. किसी भी क्लाइंट में आपको अगर मीजल्स कंडीशन है या नहीं इसे आइडेंटिफाई करना है तो इसके लिए इस डिजीज़ में पाए जाने वाले विशेष प्रकार के स्किन रैशेस जिसे आप कॉप्लिक स्पॉट के नाम से जानते हैं उससे आप इसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं. मीजल्स को आप रूबीओला के नाम से भी जानते हैं. नेक्स्ट, intensive phase of first category TB patient is 2 months whereas continuation phase of 4 months. किसी भी
फर्स्ट कैटेगरी टीबी से सफरिंग पेशेंट में इस डिजीज़ की इंटेंसिव फेज 2 महीने की होती है, जबकि कंटिन्यूअस फेज जो है 4 महीने की होती है। नेक्स्ट, इंजेक्शन स्ट्रेप्टोमाइसिन is given only for category 2 TB patient। कैटेगरी 2 TB पेशेंट्स के ट्रीटमेंट में ही हम इंजेक्शन स्ट्रेप्टोमाइसिन का इस्तेमाल करते हैं। ग्लासगो कोमा स्केल is used for assessing level of consciousness, and in this 3 features are examined such as eye opening, verbal response, motor response। अगर किसी पर्सन में CVA हुआ है या हेड इंजरी हुई है तो इस पर्सन में लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस यानी कि वो पर्सन पूरी तरह से होश में है या नहीं, या कितना होश में है, इस चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए, असेस करने के लिए ग्लासगो कोमा स्केल का इस्तेमाल किया जाता है। और याद रखिएगा, इस ग्लासगो कोमा स्केल के द्वारा हम पेशेंट में 3 चीज़ों का असेसमेंट करते हैं। सबसे पहला आई ओपनिंग, फिर वर्बल रेस्पॉन्स और फिर मोटार रेस्पॉन्स। आई ओपनिंग के अंदर आप ये देखते हैं कि पर्सन को आवाज़ लगाने पर वो आइज़ को ओपन करता है या पेनफुल स्टिमुलाई देने पर। वर्बल रिस्पॉन्स के अंदर कुछ भी पूछने पर उसके द्वारा किस प्रकार से आंसर दिया जा रहा है, आंसर दिया जा रहा है या नहीं, या फिर कुछ कन्फ्यूजन टाइप के आंसर्स दिए जाते हैं। मोटार रेस्पॉन्स के अंदर आप पर्सन को, पेशेंट को फिजिकल मूवमेंट करने के लिए कहते हैं। आप पेशेंट से उसके एक्सट्रीमिटीज़ को अप डाउन करने के लिए कहते हैं। वो कितना आपकी बात को फॉलो कर पाता है, इसके बिहाफ पर उन्हें मार्क्स दिए जाते हैं और उनका लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस असेस किया जाता है। नेक्स्ट, blood calcium level is less than 8.6 mg per dl is termed as hypocalcemia, and it's manifested by the abdominal cramps, muscular cramps, tingling at the fingertips, tetany, convulsions, etc. अगर किसी क्लाइंट के अंदर कैल्शियम का लेवल 8.5 mg पर DL से कम हो जाए तो इसे आप हाइपोकैल्सीमिया के नाम से जानते हैं। नॉर्मली किसी पर्सन के अंदर, नॉर्मली हमारे अंदर जो कैल्शियम है वो 8.5 से 10.5 mg पर DL के बीच होता है। अगर इससे कैल्शियम का लेवल कम होता है तो ये कंडीशन कैल्सीमिया कहलाती है, और इससे यदि इसका लेवल ज़्यादा होता है तो ये कंडीशन हाइपर कैल्सीमिया के नाम से जानी जाती है। पेशेंट की बॉडी में कैल्शियम की कमी होने पर एब्डोमिनल क्रैम्प्स, मसल क्रैम्प्स, टिंगलिंग एट द फिंगर्स, टिटैनी, कन्वल्जन्स आदि देखने को मिलते हैं। और याद रखिएगा, टिटैनी होने पर हाथ पाँव में मरोड़े आते हैं, अकड़न होती है, और यहाँ पर ट्रोसेसु साइन और चॉपस्टिक साइन देखने को मिलता है। इम्पॉर्टेंट है, प्रीवियस एग्जाम में कई बार पूछा गया है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, एंटीबायोटिक्स आर द सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड बाय और डिराइव्ड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिजम्स। दे आर यूज्ड टू किल bacteria or prevent multiplication of disease producing organisms। एंटीबायोटिक मेडिसिन या एंटीबायोटिक सब्सटेंस ऐसे पदार्थ होते हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के द्वारा बनाए जाते हैं या उनसे डिराइव किए जाते हैं। ये मुख्य रूप से बैक्टीरिया को किल करने या इनके मल्टीप्लिकेशन को रोकने में इस्तेमाल किए जाते हैं। जो एंटीबायोटिक ड्रग्स बैक्टीरिया को किल कर देती हैं उन्हें आप बैक्टीरिसाइडल मेडिसिन कहते हैं, और ऐसी सभी मेडिसिन जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकती हैं वो
बैक्टीरियोस्टैटिक मेडिसिन्स कहलाती हैं। नेक्स्ट, the care should be taken while administering drugs to a lactating mother because drugs can pass through the breast milk will also affect adversely to the babies fed on mother's milk. ऐसी सभी वुमेन्स जो कि लैक्टेशनल पीरियड में हैं यानी अपने बच्चों को ब्रेस्ट फीड करवाती हैं, उन सभी वुमेन्स को आप कोई भी दवा दें तो उससे पहले आपको इस बात का ख्याल रखना है कि जो भी मेडिसिन आप इस वुमेन को देंगे ये मेडिसिन ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू बच्चे तक पहुंच जाएगी और इन बच्चों में इनसे होने वाले इफ़ेक्ट को टेराटोजेनिक इफ़ेक्ट के नाम से जाना जाता है। राउंड बॉडी नीडल्स एंड कैटगट are used for suturing tissues and subcutaneous tissue. राउंड बॉडी निडल्स और कैटगट सूचर जो है ये सबक्यूटेनियस टिश्यू के रिपेयर में इस्तेमाल किया जाता है। कैटगट सूचर जो है शिप की इंटेस्टाइन से बनाया जाता है। Presence of pain and swelling at the wound lines are sign of complication. अगर किसी घाव के सिरों पर पेन और स्वेलिंग मौजूद है तो इसका मतलब है कि उस एरिया में कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो रहे हैं। The shaving of skin is usually done on the previous day of surgery. याद रखिएगा, सर्जरी से पहले उस एरिया के हेयर्स को रिमूव किया जाता है, शेव किया जाता है और ये प्रोसीजर सर्जरी से एक दिन पहले किया जाता है। In high Fowler's position, the head of the bed is elevated 80 to 90 डिग्री। अगर किसी क्लाइंट को आप हाई फॉवलर्स पोजीशन देते हैं तो इस पर्सन को आप उसका जो हेड साइड है उसे 90 डिग्री के एंगल पर रखते हैं। यानी कि आप सिंपल शब्दों में कहें तो पेशेंट को आप बिल्कुल सीधा बैठा देते हैं, स्ट्रेट पोजीशन में बैठा देते हैं और हाई फॉवलर्स देकर आप पेशेंट में रेस्पिरेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को कम कर सकते हैं। अगर पेशेंट कहता है कि मुझे सांस लेने में तकलीफ़ आ रही है और उसे सीधा बैठाने की आज़ादी है हमारे पास, प्रिस्क्रिप्शन है हमारे पास, तो आप एज अ नर्स आप उसे फॉवलर या सेमी फॉवलर्स पोजीशन दें ताकि उसके जो लंग्स हैं उन्हें एक्सपेंड होने का पूरा स्पेस मिले और पेशेंट में रेस्पिरेशन रिलेटेड डिफ़िकल्टी है वो कम हो जाए। हमेशा याद रखें, रेस्पिरेशन के सिम्टम्स को, रेस्पिरेशन डिफ़िकल्टी सिम्टम्स को कम करने के लिए फॉवलर्स पोजीशन बहुत ही अच्छी मानी जाती है। सेमी फॉवलर्स पोजीशन, द हेड एंड ऑफ द बेड एलिवेटेड 30 to 40 डिग्री। अब याद रखिएगा, फॉवलर्स पोजीशन में तो आपने पेशेंट को बिल्कुल सीधा बैठाया था और अगर सेमी फॉवलर्स पोजीशन में आपको पेशेंट को रखना है तो पेशेंट को आपको 30 से 40 डिग्री एंगल पर इस प्रकार से लिटाना होगा। दिस इज सेमी फॉवलर्स पोजीशन एंड दिस इज फॉवलर्स पोजीशन। इसे कई बार हाई फॉवलर्स पोजीशन के नाम से भी जाना जाता है। द पेशेंट शुड बी गिवन लेफ्ट लैटरल पोजीशन while performing rectal examination। याद रखिएगा, पेशेंट का रेक्टल एग्जामिनेशन करना हो या पेशेंट को एनीमा लगाना हो, इन दोनों ही सिचुएशन में हम पेशेंट को लेफ्ट लैटरल पोजीशन देते हैं। सिंपली कहें तो बाईं करवट पर लिटा देते हैं। नेक्स्ट, अचलेशिया इज अ कंडीशन in which there is impaired peristalsis in lower esophagus। esophagus वह स्ट्रक्चर है जो कि हमारे माउथ को स्टमक से जोड़ती है। हमारे स्टमक और माउथ को कनेक्ट करने वाला ट्यूब जो है ईसोफेगस कहलाता है और इसकी लंबाई लगभग
25 सेंटीमीटर होती है और इसका डायमीटर 2.5 सेंटीमीटर अप्रॉक्स होता है। अगर इस ईसोफेगस के लोअर पार्ट के अंदर पेरिस्टालसिस मूवमेंट ना हो तो ये कंडीशन एचलेशिया एक्सक्यूज मी, अगर ईसोफेगस के लोअर पार्ट्स के अंदर पेरिस्टालसिस मूवमेंट ना हो तो ये कंडीशन एचलेशिया के नाम से जानी जाती है। पेरिस्टालसिस मूवमेंट हमारे जीआईटी में होने वाली वह मूवमेंट है जिसके द्वारा जो फूड सब्सटेंस हैं वो इंटेस्टाइन के अंदर आगे की तरफ मूव कर पाते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि अगर ईसोफेगस में मूवमेंट नहीं हो रही है, पेरिस्टालसिस नहीं हो रही है, तो माउथ के द्वारा जो फूड हम अंदर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। दिस इज कॉल्ड एचलेशिया। इन दिस ड्यूरिंग स्वेलविंग लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर डज नॉट रिलैक्स। इस सिचुएशन में जो लोअर ईसोफेगस में पाया जाने वाला ईसोफेजियल स्फिंक्टर है वो रिलैक्स नहीं हो पाता। एचलेशिया इज मैनिफेस्टेड बाय, अब हम बात करते हैं कि एचलेशिया के अंदर कौन कौन से सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहले है डिस्फेजिया, यानी पेशेंट को खाना निगलने में दिक्कत आएगी, स्वेलविंग नहीं कर पाएगा वो। बैकफ्लो ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट, अब फूड जो है स्टमक की तरफ जाने की बजाय वापस स्टमक से माउथ की तरफ मूव करने लगेगा। यहाँ पर एस्पायरेशन निमोनिया भी हो सकता है, यानी कोई भी लिक्विड या सेमी सॉलिड फूड कंटेंट गलती से पेशेंट के रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में चला जाए और इसकी वजह से उसे निमोनिया हो जाए तो ये कंडीशन एस्पायरेशन निमोनिया कहलाती है और ये भी एचलेशिया के अंदर हो सकने वाला एक कॉम्प्लिकेशन है। द पेशेंट शुड फास्ट फॉर एटलीस्ट 8 आवर्स बिफोर फास्टिंग ग्लूकोज टेस्ट। जब भी आप किसी पेशेंट में फास्टिंग ग्लूकोज टेस्ट करवाने जा रहे हो तो उस पेशेंट को कम से कम इस टेस्ट से पहले 8 घंटे तक कुछ भी खाना नहीं देना है। उसे 8 घंटे भूखे पेट रखना है और उसके बाद आप फास्टिंग ग्लूकोज टेस्ट करवा सकते हैं। नेक्स्ट, बेसिलिक वेन एंड medial cubital vein found in antecubital fossa are the most convenient vein of venipuncture procedure in adult person because these veins superficial and large। हमारी कोहनी के ऑपोजिट साइड में अपर एक्सट्रीमिटी के अंदर जो एंटीक्यूबाइटल फोसा वाला एरिया है यहाँ पर बेसिलिक वेन और मीडियल क्यूबाइटल वेन पाई जाती है। ये वेन्स जो हैं साइज में काफ़ी लार्ज होती हैं और स्किन के जस्ट नीचे पाई जाती हैं, यानी कि काफ़ी सुपरफिशियली लोकेटेड रहती हैं। तो इन वेन्स को फाइंड आउट कर पाना और यहाँ से मेडिसिन को इंसर्ट कर पाना, यानी सिंपली कहें तो वेन्यूपंक्चर कर पाना बहुत ही ईजी रहता है। तो याद रखेंगे बेसिलिक वेन और मीडियल क्यूबाइटल वेन एंटी क्यूबाइटल फोसा में पाई जाती हैं। ये काफ़ी सुपरफिशियली फाउंड होने वाली लार्ज वेन्स हैं, इसलिए वेन्यूपंक्चर में इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है। नेक्स्ट, an open wound is defined a wound in which there is a break in continuity of the skin or mucous membrane, whereas a closed wound is defined as a wound in which there is no cut or break in the continuity of the skin or mucous membrane। देखिए यहाँ पर दो प्रकार के वुंड्स की बात हो रही है, घावों की बात हो रही है। एक है ओपन वुंड और एक है क्लोज्ड वुंड। अगर किसी क्लाइंट में ऐसी कोई इंजरी हो जाए जिसके कारण इस पर्सन की जो स्किन एरिया है उसमें किसी प्रकार का ब्रेकडाउन ना हो, यानी पर्सन की जो आउटर स्किन है वो किसी भी प्रकार से कटी फटी ना हो, इस प्रकार के घाव को आप क्लोज वुंड कहते हैं। लेकिन अगर किसी वजह से
इस पर्सन के घाव या चोट वाले हिस्से पर स्किन का ब्रेकडाउन हो, स्किन कट या फट जाए तो ये ओपन वुंड कहलाता है। इसे आप ओपन वुंड के नाम से जानते हैं। ओपन वुंड में स्किन का ब्रेकडाउन हो जाएगा, जबकि क्लोज वुंड के अंदर स्किन जो है उसका ब्रेकडाउन नहीं होगा, यानी स्किन जो है इंटैक्ट रहेगी। नेक्स्ट, मोस्ट यूजफुल फॉर्म ऑफ डिटेक्शन ऑफ आयरन स्टेटस इज इन इंडिविजुअल इज फेरेटिन। इम्पॉर्टेंट है, प्रीवियस एग्जाम में पूछा भी गया है कि आयरन की मात्रा को पता करने के लिए सबसे ज़्यादा आयरन के किस फॉर्म का असेसमेंट किया जाता है, तो आप बताएंगे फेरेटिन। नेक्स्ट, एस्कॉर्बिक एसिड फैसिलिटेट्स आयरन एब्जॉर्प्शन फ्रॉम जीआईटी। इम्पॉर्टेंट, एस्कॉर्बिक एसिड यानी विटामिन सी, और इसका होना हमारे बॉडी में आयरन एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। इसीलिए जो लोग आयरन सप्लीमेंट्स ले रहे होते हैं उन्हें विटामिन सी लेने की सलाह दी जाती है, क्योंकि विटामिन सी अगर बॉडी में पर्याप्त मात्रा में होगा तो इसके द्वारा इंटेस्टाइन से आयरन का एब्जॉर्प्शन भी प्रॉपरली किया जा सकेगा। फेरस स्टेट प्रिपरेशंस आर मोर इजीली एब्जॉर्ब देन फेरिक स्टेज। हमारी बॉडी में आयरन अगर फेरस फॉर्म में है यानी Fe2+ फॉर्म में है तो इसका एब्जॉर्प्शन बहुत ही बेहतर और इजीली हो जाता है इन कंपैरिजन ऑफ फेरिक स्टेट यानी Fe3+ स्टेज। The patient with diverticulitis should not eat food with seeds because these foods can become trapped into diverticula। देखिए, इंटेस्टाइन से रिलेटेड एक कंडीशन है जिसे आप डाइवर्टिक्यूलाइटिस के नाम से जानते हैं। इस डिजीज़ के अंदर क्या होता है, मान लीजिए क्लाइंट की इंटेस्टाइन है, आंत है। इस डिजीज़ के अंदर आंत के अंदर छोटे छोटे से पाउच लाइक स्ट्रक्चर्स बन जाती हैं, यानी डाइवर्टिकुलास बन जाते हैं। अगर ये पेशेंट कोई भी ऐसा खाना खाता है जिसमें बीज मौजूद हों, सीड मौजूद हों, तो हमारी इंटेस्टाइन में ये सीड जाकर इस प्रकार के पाउच में, इन गड्ढों में, इन डाइवर्टिकुलास के अंदर जाकर फंस जाएंगे और ये सीड यहाँ फंस कर यहाँ पर इन्फेक्शन कॉज करेंगे, सड़न पैदा करेंगे, जिससे पेशेंट को तकलीफ होगी। तो याद रखिएगा, ऐसे सभी पेशेंट जिनके अंदर डाइवर्टिक्यूलाइटिस जैसी प्रॉब्लम्स होती हैं उन्हें हम वो सभी फूड्स अवॉइड करने के लिए कहते हैं जो कि सीड से युक्त हों, यानी जिनमें बीज पाए जाते हों, क्योंकि ये बीज इन डाइवर्टिकुलास में फंस जाएंगे और वहाँ पर सड़न पैदा कर सकते हैं, इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं। इन अ पेशेंट, प्लेसमेंट ऑफ एन एंडोट्रेकियल ट्यूब इज confirmed by X-ray। Proper placement of the endotracheal tube is 1 to 2 centimeter above the carina। याद रखिएगा, एंडोट्रेकियल ट्यूब जो है उसका प्लेसमेंट चेक करने के लिए हम एक्सरे एग्ज़ाम कराते हैं। प्लेसमेंट का मतलब है कि आपने जो एंडोट्रेकियल ट्यूब डाली है वो सही जगह पर पहुंची है या नहीं, और इसकी अगर सही लोकेशन की बात की जाए तो याद रखिएगा, हमारी जो ट्रेकिया है, इस ट्रेकिया से लगभग 1 से 2 सेंटीमीटर ऊपर अगर एंडोट्रेकियल ट्यूब रहती है तो ये इसकी परफेक्ट लोकेशन मानी जाती है। ये हमारी ट्रेकिया है और इस ट्रेकिया के अंदर ये वाला हिस्सा कैरिना पॉइंट कहलाता है। दिस इज़ कॉल्ड कैरिना पॉइंट। इस कैरिना पॉइंट से जो ट्रेकिया है ये 2 हिस्सों में, लेफ्ट और राइट पार्ट में डिवाइड होकर राइट और लेफ्ट लंग्स को गैस सप्लाई करने का काम करती है। तो हमारी जो एंडोट्रेकियल ट्यूब होनी चाहिए, उसका प्लेसमेंट होना चाहिए, वो इस कैरिना पॉइंट से 1 से 2 सेंटीमीटर ऊपर होना चाहिए, और ये सही जगह पर है या नहीं इसे चेक करने के लिए, कंफर्म करने के लिए हम
एक्सरे एग्जामिनेशन करवाते हैं। कैरिना इज द प्लेस वेयर ट्रेकिया इज बाइफरगेट इनटू राइट एंड लेफ्ट पल्मोनरी ब्रोंकाई, इस चीज को हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट, ड्रेनेज फ्रॉम चेस्ट ट्यूब should not be more than 200 ml per hour over 2 hours। अगर किसी क्लाइंट को चेस्ट ड्रेनेज ट्यूब लगी है, चेस्ट ट्यूब लगी है, तो इस ट्यूब से जो ड्रेनेज है वो 200 ml पर आवर 2 घंटे तक इस रेट से इतना नहीं आना चाहिए। ये एबनॉर्मल फाइंडिंग है। नेक्स्ट, कैल्शियम ऑक्सलेट्स टैनेट्स इनहिबिट आयरन एब्जॉर्प्शन, मिल्क ऑल्सो इनहिबिट एब्जॉर्प्शन। जिन लोगों को आप ओरल आयरन सप्लीमेंट दे रहे हैं उसके अंदर आपको इस आयरन के साथ कैल्शियम ऑक्सलेट टैनेटिस यानी टी, कॉफ़ी, मिल्क आदि नहीं लेने के लिए कहना चाहिए, क्योंकि ये ऐसे सब्सटेंस हैं जो कि आयरन एब्जॉर्प्शन को धीमा करते हैं, इनहिबिट करते हैं। रूट ऑफ आयरन एडमिनिस्ट्रेशन डज नॉट अफेक्ट द आयरन एब्जॉर्प्शन। आप आयरन को किस रूट से एडमिनिस्टर कर रहे हैं, ओरली या पेरेंटली, इसके द्वारा इसका एब्जॉर्प्शन रेट प्रभावित नहीं होता है। नेक्स्ट, QRX complex indicates ventricular depolarization। ये पॉइंट ECG से है। नॉर्मल ECG के बारे में आप सभी जानते हैं कि इस प्रकार से बनती है। ये QRX कॉम्प्लेक्स कहलाता है। दिस इज QRX कॉम्प्लेक्स। और QRX कॉम्प्लेक्स ECG स्ट्रिप पर तब बनता है जब वेंट्रिकुलर डीपोलराइज होते हैं, यानी हमारे हार्ट के जो लोअर चैम्बर्स हैं, वेंट्रिकल्स हैं, इनमें जब कॉन्ट्रैक्शन होता है, ये जब सिकुड़ते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो ECG के अंदर ये QRX कॉम्प्लेक्स बनता है। नेक्स्ट, द टिपिकल क्लिनिकल फीचर ऑफ इंग्वाइनल हर्निया इज प्रोट्रूशन ऑफ द मास इन द ग्रोइन। अगर किसी क्लाइंट में इंग्वाइनल हर्निया है तो इसका मतलब है कि इस पर्सन के ग्रोइन एरिया में एब्डोमिनल कंटेंट का प्रोट्रूजन हो गया है। हर्निया का सिंपल मतलब होता है कि हमारे एब्डोमिन वाले एरिया में किसी जगह पर जो मेम्ब्रेन है वो वीक है और इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ने के कारण इस मेम्ब्रेन वाली जगह से किसी ऑर्गन का हल्का सा बाहर निकल आना सिंपली हर्निया कहलाता है। और ये अगर हमारे ग्रोइन वाले एरिया के पास होता है तो इसे आप इंग्वाइनल हर्निया के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, अभी हमने QRX कॉम्प्लेक्स के बारे में डिस्कस किया था, जो कि वेंट्रिकल्स के डीपोलराइजेशन या कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू बनता है। इसकी ड्यूरेशन होती है 0.08 से लेकर 0.1 सेकेंड के बीच। नेक्स्ट, P वेव इंडिकेट्स एट्रियल डीपोलराइजेशन और इसकी जो ड्यूरेशन होती है वो 0.1 सेकेंड होती है। हमारे ECG की जो पहली वेव होती है P वेव है। इस P वेव का निर्माण जो होता है हार्ट के अपर चैम्बर्स यानी एट्रिया में कॉन्ट्रैक्शन होने के कारण होता है। याद रखिएगा, डीपोलराइजेशन का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन। T वेव इंडिकेट्स वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। ECG के अंदर जो आखिरी वेव बनती है उसे आप T वेव कहते हैं। और ये जो T वेव है ये वेंट्रिकल्स के रीपोलराइजेशन होने के कारण बनती है। वेंट्रिकल्स जब डायलेट होते हैं, रिलैक्स होते हैं, फैलते हैं, फूलते हैं, उनके कारण ECG के जो T वेव है उसका निर्माण होता है। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। ECG की जो पहली वेव है P वेव, ये एट्रियल डीपोलराइजेशन यानी एट्रियम के कॉन्ट्रैक्शन से बनती है। फिर जो QRX कॉम्प्लेक्स बनता है वो वेंट्रिकल्स के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से बनता है। और फिर जो T वेव होती है वो वेंट्रिकल्स के वापस
नॉर्मल स्टेट में आने पर यानी डायलेशन के कारण बनती हैं। तो याद रखिएगा ये 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं और प्रीवियस एग्जाम में अक्सर पूछी भी जाती हैं। इसके अलावा ईसीजी के अंदर एक एबनॉर्मल यू वेव भी बनती है और ये यू वेव उन पेशेंट्स में देखने को मिलेगी आपको जिनके अंदर पोटेशियम की कमी हो गई है, यानी हाइपोकैलीमिया होने पर यू वेव दिखाई देती है ईसीजी पर और ये एक एबनॉर्मल वेव है। नेक्स्ट, एट्रोपिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लीव्स एंड रूट्स ऑफ बेलाडोना। एट्रोपिन जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इमरजेंसी मेडिसिन है। इसे हम बेलेडोना के लीव और रूट से ऑब्टेन करते हैं, तैयार करते हैं। नेक्स्ट, मॉर्फिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ड्राइड लेटेक्स ऑफ अनराइप कैप्सूल्स ऑफ पॉपी प्लांट। पॉपी प्लांट को आप पेपेवर सोमनिफेरम के नाम से जानते हैं। पॉपी प्लांट का बोटैनिकल नेम है पेपेवर सोमनिफेरम और इस प्लांट के अनराइप यानी बिना पके हुए जो कैप्सूल्स होते हैं उनमें जो लेटेक्स निकलता है उसे सुखाकर मॉर्फिन तैयार किया जाता है। मॉर्फिन जो है एक ओपियोइड एनाल्जेसिक ड्रग के रूप में काफ़ी इस्तेमाल करते हैं। एमआई केस के अंदर इसके बारे में काफ़ी पूछा जाता है। इसका एंटीडोट होता है नैलोक्सोन। नेक्स्ट, नेचुरल पेनिसिलिन आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फंगाई पेनिसिलियम नोटेटम और पेनिसिलियम क्राइसोजीनम यूज्ड एज एन एंटीबायोटिक। नेचुरल पेनिसिलिन जो हैं वो कवक जिसे आप फंगस बोलते हैं उनसे बनता है। और कौन कौन से फंगस हैं तो इसमें आप बताएंगे पेनिसिलियम नोटेटम और पेनिसिलियम क्राइसोजीनम। ये 2 इम्पॉर्टेंट फंगस हैं जो कि पेनिसिलिन एंटीबायोटिक के फॉर्मेशन हेतु जाने जाते हैं। नेक्स्ट, अ पैकेट ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव ओरल पिल्स such as Mala N and Mala D contains 28 pills। कॉन्ट्रासेप्शन के लिए इस्तेमाल की जाने वाली ओरल पिल्स जैसे कि माला एन और माला डी, इनमें कुल 28 गोलियां होती हैं, 28 पिल्स होती हैं। इन 28 गोलियों में से जो 21 मेडिसिन्स हैं, पिल्स हैं, वो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं और बची हुई 7 गोलियां आयरन पिल्स होती हैं। अगर आप बात करें कि जो माला एन और माला डी टैबलेट आती है उसमें जो 28 पिल्स होती हैं, 28 टैबलेट्स होती हैं टोटल, उसमें से जो 21 पिल्स हैं, 21 टैबलेट्स हैं वो तो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं, जबकि जो 7 टैबलेट होती हैं वो आयरन पिल्स होती हैं यानी आयरन सप्लीमेंट वाली पिल्स होती हैं। नेक्स्ट, भोर कविटी was appointed in 1943 and submitted their report in 1946। भोर कमेटी 1943 में अपॉइंट हुई थी और उसने अपनी रिपोर्ट 1946 में सबमिट की थी। नेक्स्ट, मम्स इज अ वायरल डिजीज विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय नॉन सपोरेटिव एनलार्जमेंट एंड टेंडरनेस ऑफ वन एंड बोथ पैराटॉइड ग्लैंड्स। मम्स एक वायरल डिजीज़ है और इसके अंदर इम्पॉर्टेंट फाइंडिंग के रूप में पैराटॉइड ग्लैंड की स्वेलिंग देखने को मिलती है। हमारे माउथ में ईयर के बैक साइड में पाए जाने वाली पैरोटिड ग्लैंड जो कि बेसिकली एक सलाइवरी ग्लैंड है, इसमें सूजन आना, इसमें दर्द होना मम्स डिजीज़ के होने को बताती है। पैराटॉइड ग्लैंड में सूजन पैरोटाइटिस के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट, इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ मम्स वेरीज फ्रॉम 2 to 3 वीक्स। मम्स डिजीज़ का जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो 2 से 3 सप्ताह के बीच हो सकता है। डिप्थीरिया में बी ट्रांसमिटेड बाय द ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। याद रखिएगा,
डिप्थीरिया जो है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। बूस्टर डोज ऑफ DPT is given at 16 to 24 months of age by intramuscular route। DPT वैक्सीन डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टिटनस जैसी 3 इम्पॉर्टेंट डिजीज़ को प्रिवेंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इस वैक्सीन की जो बूस्टर डोज है वो 16 से 24 मंथ की एज पर इंट्रामस्कुलर रूट से लगाई जाती है। For the first category patient of TB, 4 types of medicines are used during intensive phase of the DOTS therapy। फर्स्ट कैटेगरी टीबी पेशेंट्स में कुल 4 प्रकार की मेडिसिन्स इंटेंसिव फेज में डॉट्स थेरेपी में इस्तेमाल की जाती है। डॉट्स थेरेपी का फुल फॉर्म है डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, और ये 4 मेडिसिन्स जो कि यहाँ इस्तेमाल की जाती हैं वो हैं आइसोनियाजिड, रिफैम्पिसिन, पायरेजिनामाइड एंड इथाम्ब्यूटोल। Next, chemotherapy is defined as the drugs or chemical substances used for the treatment of infection or diseases caused by microorganism। कीमोथेरेपी वह मेडिसिन्स या केमिकल सब्सटेंस हैं जो कि इन्फेक्शन और या डिजीजेस जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा कॉज किए जाते हैं उनके अगेंस्ट यूज की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, बैक्टीरिसीडल आर द एजेंट्स और केमिकल सब्सटेंस विच किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वह सब्सटेंस जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करते हैं बैक्टीरियोसाइड्स कहलाते हैं। नेक्स्ट, बैक्टीरियोस्टैटिक आर द एजेंट विच प्रिवेंट द फर्दर ग्रोथ और मल्टीप्लिकेशन ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। याद रखिएगा 2 टर्म्स हैं और दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं, प्रीवियसली पूछी भी गई हैं। बैक्टीरियोसाइड्स वह एंटीबायोटिक मेडिसिन्स हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करती हैं, मार देती हैं, जबकि बैक्टीरियोस्टैटिक वह मेडिसिन है जो कि बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोक देती हैं या फिर स्लो कर देती हैं। या इस कैटेगरी की एक ड्रग जो कि अक्सर पूछी जाती है वो है इथाम्ब्यूटोल। इथाम्ब्यूटोल एक मेडिसिन है जो कि बैक्टीरियोस्टैटिक एजेंट के रूप में इस्तेमाल की जाती है, यूज्ड फॉर द टीबी पर्पस। नेक्स्ट, एज, सेक्स, टाइम, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, पैथोलॉजिकल स्टेट, टॉलरेंस, presence of other drug, place and hypersensitivity are the factors which affect the dose of drug given to the patient। किसी भी ड्रग की कितनी मात्रा पेशेंट को देनी है इसका निर्धारण इन सभी फैक्टर्स के हिसाब से करना होता है। पर्सन की उम्र कितनी है, मेल है या फीमेल, किस टाइम देनी है, कौन से रूट से देनी है, पेशेंट को कौन सी बीमारी है, पेशेंट टॉलरेट तो नहीं कर रहा, पेशेंट में किस रूट से दी जानी है, इसमें हाइपर सेंसिटिविटी तो नहीं। इन सभी बातों का ख्याल रखते हुए हमें पेशेंट को कोई भी ड्रग देनी होती है। नेक्स्ट, नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ PR इंटरवल इज 0.13 to 0.16 सेकेंड। इसे आप थोड़ा सा करेक्ट कर सकते हैं। PR इंटरवल की जो ड्यूरेशन है प्रीवियस एग्जाम में पूछी गई है 0.12 से लेकर 0.20 सेकेंड के बीच PR इंटरवल की नॉर्मल ड्यूरेशन होती है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट,
Normal ST interval 0.32 seconds. P wave is absent in atrial fibrillation. नॉर्सेट एग्जाम्स के अंदर अक्सर पूछे जाने वाला इमेज बेस्ड क्वेश्चन है एट्रियल फिब्रिलेशन। और याद रखिएगा, अगर आपको इमेज में कोई ऐसी ईसीजी दिखाई दे जिसमें पी वेव नहीं हो रही है तो आप एक बार हो सकता है कि वो एट्रियल फिब्रिलेशन हो, ऐसा ध्यान रख सकते हैं। पी वेव जो है एट्रियल फिब्रिलेशन में एब्सेंट होती है। सो एवरीवन, ये था हमारा आज का वीडियो। होपफुली ये पॉइंट्स आपको अच्छे लगे होंगे, हेल्पफुल लगे होंगे। अगर आपको आज की ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए फॉर नर्सेस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बेस्ट ऑफ लक।